कुशाभाऊ ठाकरे फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय वैचारिक महाकुंभ के दूसरे सत्र में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि इस देश में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है एक देश एक चुनाव को लेकर, कि इस देश में एक देश एक चुनाव प्रणाली लागू करना कितना कठिन है या वो कितना सहज है, और यदि है तो उसके कानूनी रास्ते क्या हैं, इस पर मंथन के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ आज देश में PIL मैन ऑफ इंडिया के नाम से चर्चित और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री अश्विनी उपाध्याय जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका हम अभिनंदन करें। हमारे मध्य शौर्य की एक अप्रतिम मूर्ति हमारे मध्य उपस्थित हैं। कारगिल योद्धा नायक दीपचंद जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं आपका भी बहुत अभिनंदन करता हूं। जब एक देश एक चुनाव की बात होती है तो तरह तरह की बातें सामने आती हैं, कई विवाद भी उस पर खड़े किए जाते हैं, कई प्रकार की जो है आलोचनाएं भी उसकी की जाती हैं। लेकिन एक सकारात्मक बहस कैसे हो, कैसे एक देश एक चुनाव का जो मुद्दा है वो देश में सकारात्मकता के साथ लागू हो, या उसके क्या सकारात्मक पहलू हैं, संवैधानिक उसके क्या मार्ग हैं, उसके लिए आज हमारे मध्य आदरणीय अश्विनी उपाध्याय जी उपस्थित हैं। मैं बड़े ही आग्रह के साथ आपको आमंत्रित करता हूं, सर कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। समय बड़ा बलवान होता है। इस हॉल में मैं 3 वर्ष या 4 वर्ष पहले भी कुशाभाऊ ठाकरे 5 वर्ष पहले 2020 में इसी कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया था। मैं पूरे फाउंडेशन की टीम को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर हमारे वीर सैनिक बैठे हुए हैं, आपको प्रणाम करता हूं। सामने उपस्थित सभी हमसे जो बड़े हैं मैं सबको प्रणाम करता हूं। जो हमारे बराबर के हैं कुछ लोग हैं उनको स्नेह भेंट करता हूं, जो हमसे छोटे हैं उनको आशीर्वाद देता हूं। मैंने 7 साल पहले ये PIL फाइल किया था। भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, ये PIL मैंने 7 साल पहले फाइल किया था। और आपके बीच में वही बातें बताने जा रहा हूं जो मैंने कोर्ट में एफिडेविट पे कहा था। जो ला के शोधार्थी हैं वो चाहे तो मैं उनको अपने पिटीशन की PDF भी भेज दूंगा, उस पर डिटेल रिसर्च भी कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये बताऊं कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन उतना ही कठिन है जितना आर्टिकल 370 को हटाना। समझ गए आप? पहले 70 साल से क्या हो रहा था, आर्टिकल 370 हट ही नहीं सकती, बहुत दिक्कत आएगी, 2/3 बहुमत चाहिए, ये चाहिए, कहां से 2/3 आएगा। आर्टिकल 370 हटा कि नहीं हटा? जोर से बोलिए जरा। 2/3 की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। वैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन भी आराम से हो जाएगा। उसमें भी कुछ पेंच हैं, लेकिन उन पेंच को मैं नहीं बताऊंगा, सरकार उसको पार्लियामेंट में बताएगी। हमें जहां बताना था हमने बता दिया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे हो सकता है। भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन होता था। 1951-52 में 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ, 57 में 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ, 1962 में 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ। जब तक नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब तक 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ। गड़बड़ी शुरू हुई जब बेटी प्रधानमंत्री हुई, और बेटी के प्रधानमंत्री से ज्यादा गड़बड़ी शुरू हुई जब बेटी का बेटा राजनीति में इंटरेस्ट लेने लग गया। बेटी का बेटा एक जगह गया था राज्य में घूमने, मुख्यमंत्री ने रिसीव किया। सोचिए क्या प्रोटोकॉल था कि प्रधानमंत्री का बेटा आ रहा है, उसकी कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन रिसीव कौन करने आ रहा है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री की हरकत उसको पसंद नहीं आई, नहीं अच्छा लगा। क्या पता मुख्यमंत्री की बातचीत नहीं अच्छी लगी हो, क्या पता मुख्यमंत्री का कपड़ा ना अच्छा लगा हो, भगवान जाने क्या हुआ।
एक हफ्ते पूरे घूमने के दौरान एक मंत्री था वहां पे, वो मंत्री बेटे को अच्छा लग गया। उसके बाद जब बेटा घूम के आया तो मां से बोला ये मुख्यमंत्री बेकार है, ये मंत्री अच्छा है। तो मां ने क्या किया, मंत्री को मुख्यमंत्री बना दिया और मुख्यमंत्री को, जोर से बोलिए जरा, और उसके बाद विद्रोह हो गया, विद्रोह हो गई, सरकार भंग हो गई। तो वन नेशन वन इलेक्शन की जो साइकिल टूटी है वो 1966 के बाद टूटी है, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी। हालांकि 67 वाला जो इलेक्शन हुआ था उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, उस समय भी वन नेशन इलेक्शन हो गया था, लेकिन 77 के बाद बहुत तेजी के साथ राष्ट्रपति शासन लगना शुरू हुआ और राष्ट्रपति शासन मनमाने तरीके से लगना शुरू हुआ। किसी ने जितनी बड़ी पोटली पहुंचानी थी दिल्ली, वो पोटली नहीं पहुंचाई, छोटी पोटली कर दिया तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया। किसी दिन बेटे को घुमाने में कोई लापरवाही कर दिया तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया। कहीं कहीं ऐसे भी हुआ राज्य में, बेटा गया, बेटे को एक दूसरा व्यक्ति अच्छा लग गया, कोई मंत्री अच्छा लग गया, विधायक अच्छा लग गया, उसको मुख्यमंत्री बना दिया, इसलिए वहां पे विद्रोह हो गया तो राष्ट्रपति शासन लग गया। तो पूरा का पूरा भारत की जो साइकिल डिस्टर्ब हुई वो उस वजह से हुई। हम जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो बहुत एक छोटी चीज की बात करते हैं कि इससे जी पैसा बच जाएगा। मेरा मानना है कि पैसा व्यक्तिगत मेरे लिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अरे 5,000 करोड़ बच जाएगा, 10,000 करोड़ बच जाएगा, 15,000 करोड़ बच जाएगा, 20,000 करोड़ बच जाएगा, जो बड़ी चीजें होगी वन नेशन वन इलेक्शन से उस पर चर्चा नहीं होती है। मैं आपसे उस पर चर्चा करूंगा। भारत में नहीं, दुनिया के 48 देशों में वन नेशन वन इलेक्शन होता है और दुनिया के 48 देशों में केवल वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होता, संडे को इलेक्शन होता है। मतलब वहां 5 डे वर्किंग होती है, सैटरडे को पोलिंग बूथ जो पोलिंग कराने वाले हैं पहुंचते हैं और संडे इलेक्शन हो जाता है और मंडे से फिर काम शुरू हो जाता है। सोचिए जरा उन 48 देशों की सोच देखिए कि एक दिन छुट्टी न करना पड़े, इसलिए संडे इलेक्शन होता है। मेरे साथ जोर से बोलिए, अल्बानिया में संडे इलेक्शन होता है और वन नेशन वन इलेक्शन होता है। अर्जेंटीना में संडे इलेक्शन होता है और ऑस्ट्रिया में संडे इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन। बेल्जियम में संडे इलेक्शन और वन नेशन इलेक्शन। बोलीविया में, बोस्निया में, ब्राजील में संडे इलेक्शन होता है और वन नेशन इलेक्शन होता है। और संडे और ब्राजील की इसलिए मैं विशेष बात करूंगा कि ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है। जो भारत का क्षेत्रफल है उसका 2.5 गुना बड़ा है ब्राजील। वहां पे भी संडे को इलेक्शन होता है और वन नेशन इलेक्शन होता है। बुल्गारिया, चिली, कोलंबिया, क्रोएशिया, साइप्रस, फिनलैंड संडे इलेक्शन होता है और वन नेशन इलेक्शन होता है। फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, हंगरी, बाकी तो छोड़ो, नाना जी के यहां भी वन नेशन इलेक्शन होता है। इटली में भी संडे को इलेक्शन होता है और जापान, लग्जमबर्ग, मलेशिया, मैक्सिको, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया और रूस में भी संडे को इलेक्शन होता है और वन नेशन इलेक्शन होता है। रूस का विशेष ध्यान रखिए, रूस भारत का 5 गुना बड़ा है, ब्राजील भारत का 2.5 गुना बड़ा है और रूस भारत का 5 गुना बड़ा है। और वहां पे भी संडे इलेक्शन होता है और वन नेशन इलेक्शन होता है। और रूस में चुनाव कराना बहुत ही कठिन है, क्योंकि हमारे यहां कुछ एरिया में बर्फ गिरती है, कुछ एरिया में -4-5 टेम्परेचर जाता है और रूस में बहुत बड़े एरिया में -20, -25 तक टेम्परेचर जाता है। ऑस्ट्रेलिया में संडे को इलेक्शन होता है, वन नेशन इलेक्शन होता है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है। स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, टर्की, यूक्रेन, उरुग्वे, वेनेजुएला, ऐसे 48 देश हैं जहां संडे को इलेक्शन होता है, वन नेशन वन इलेक्शन होता है। जो सबसे बड़ा फायदा होगा, जो समाज के लिए भी फायदा होगा, राष्ट्र के लिए भी फायदा होगा, आर्थिक गतिविधियों के लिए भी फायदा होगा,
आर्थिक विकास के लिए फायदा होगा, भौतिक विकास के लिए फायदा होगा, आध्यात्मिक विकास के लिए फायदा होगा, नैतिक विकास के लिए फायदा होगा, चारित्रिक विकास के लिए फायदा होगा। कि आप जरा ध्यान से देखिए, जाति का जहर सामान्य परिस्थितियों में ज्यादा घोला जाता है इलेक्शन के पहले। जोर से बोलिए जरा, इलेक्शन के पहले। तो हर साल इलेक्शन होता है, तो हर साल इलेक्शन के पहले जाति का जहर शुरू हो जाता है। आज जब 55 महीने तक इलेक्शन होगा ही नहीं, एक बार इलेक्शन होगा 5 बार में, 5 साल में, 5 साल में हो गए 60 महीने, तो 60 महीने में 55 महीने शांति रहेगी। केवल 5 महीने में जाति का जहर भी घुलेगा, भाषा की जहर भी घुलेगा, क्षेत्र का भी जहर घुलेगा, साड़ी वाड़ी भी बटेगी, शराब वराब भी बट जाएगी, जितने और भी काम होने वो एक बार हो जाएंगे 5 साल में, कम से कम हर साल तो नहीं होगा। अभी तो क्या हर साल वो काम हो रहा है, अगड़े पिछड़े के आधार पे बांट रहे हैं, दलित बनाम पिछड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया भर का, और संविधान की शपथ लेके कर रहे हैं। सबसे बड़ा काम वो होगा। दूसरा क्या काम होगा? अंग्रेजों ने कानूनों के जरिए एक लाक्षागृह बना दिया भारत में, और अंग्रेजों के लाक्षागृह में काफी कुछ तो काम हो चुका है। मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान सरकार को, मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने पिछले 10 वर्ष में 1500 कानून खत्म किए हैं। लेकिन अभी 222 कानून और बाकी हैं, और वो जो 222 कानून बाकी हैं उसमें वक्फ एक्ट भी है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी है, और भी सारे चीजें हैं जो पहले अंग्रेजों के समय कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई। इनको बदलने के लिए पार्लियामेंट का सत्र चलाना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, लगातार चुनाव है, तो सांसद विधायक को बूथ सम्मेलन भी करना है, सांसद विधायक को पिछड़ा सम्मेलन, अगड़ा सम्मेलन, दलित सम्मेलन, ये सम्मेलन, वो सम्मेलन भी करना है, लगातार गुड़ा भाग करते रहना है। संसद विधानसभा में कम ध्यान है, इधर बूथ पे ज्यादा ध्यान है, कहां कितनी वोट है, कहां कितनी वोट है, कहां कितनी वोट है। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो 55 महीने तक संसद का सत्र भी बढ़िया चलता रहेगा, क्योंकि क्षेत्र में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो लोग राजनीति में बड़े इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। अभी क्या होता है, कुछ वरिष्ठ लोग विधानसभा हार जाते हैं तो लोकसभा पहुंच जाते हैं, लोकसभा हार जाते हैं विधानसभा पहुंच जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना गुड़ा भाग कर लेते हैं। 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मजबूरी है सबसे बेस्ट कैंडिडेट छांट के ले लें, क्योंकि एक बार ये हारा तो मामला गया, तो 5 साल तक गया तो गया। कुशाभाऊ ठाकरे फाउंडेशन के लोग ज्यादा ताली बजा रहे हैं, लगता है इसमें कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं। कुछ लोग इसके लाभार्थी होने वाले हैं उस वन नेशन वन इलेक्शन के। वन नेशन वन इलेक्शन से मजहबी उन्माद खत्म होगा, वन नेशन वन इलेक्शन से भ्रष्टाचार खत्म होगा, वन नेशन वन इलेक्शन से अपराध खत्म होगा, वन नेशन वन इलेक्शन से जो काला कारोबार चलता है इलेक्शन टाइम में वो खत्म होगा। और वन नेशन वन इलेक्शन पे लगातार रिपोर्ट आ रही है। 1983 में इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश में चर्चा करने के बाद कहा था वन नेशन इलेक्शन होना चाहिए। 1999 में लॉ कमीशन ने कहा वन नेशन इलेक्शन होना चाहिए। 2015 में पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा वन नेशन इलेक्शन होना चाहिए, और मैं भी कह रहा हूं वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि 222 अंग्रेजी कानून अभी भी बचे हुए हैं, उनको बदलना जरूरी है। अगर एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत रहेगी। और 1950 के बाद 2014 तक लगातार भारत को लूटने, बांटने और भारत को बर्बाद करने के लिए कानून बनाए गए, उनको भी बदलना पड़ेगा। वो तभी बदल सकते हैं जब बाकायदा रेगुलर वे में सत्र चलता रहे, रेगुलर वे में पार्लियामेंट फंक्शन करती रहे। संसद साल में 3 सत्र चला के आप अंग्रेजी कानून और कांग्रेसी कानून को खत्म नहीं कर सकते। आपको साल में कम से कम 6 सत्र चलाना पड़ेगा। इतना पूरा बंडल है, कुछ तो बंडल मैं ही लेके आया हूं, देख रहे हो, वैसे ये थोड़ा सा, इतना सारा बंडल है। भारत विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी कानूनों का पूरा बंडल है, और इन बंडलों को एक झटके में नहीं खत्म कर सकते, उनकी पूरी चर्चा करना पड़ेगा। वक्फ एक्ट पे चर्चा हो रही है, आपने देखा होगा, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे चर्चा हो रही है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी पे चर्चा हो रही है। ऐसा भारत विरोधी कांग्रेस ने 50 कानून बनाए हैं,
अंग्रेजों ने तो 100% देश को लूटने और बांटने के लिए कानून बनाए थे। तो उन कानूनों को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपकी संसद चलनी चाहिए, आपकी विधानसभा चलनी चाहिए, रेगुलर चलनी चाहिए, अच्छी डिस्कशन होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी के लोग वहां पहुंचने चाहिए। एक और बड़ा फायदा होगा, हॉस्पिटल अच्छी हो लेकिन डॉक्टर गड़बड़ हो, बीमारी ठीक होगी क्या? जरा जोर से बोलिए जरा। आप हॉस्पिटल देख के इलाज कराते हैं, डॉक्टर देख के? डॉक्टर। अच्छा, हॉस्पिटल भी अच्छा हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास साफ सुथरा, और डॉक्टर भी बहुत बढ़िया हो, लेकिन दवाई गड़बड़ हो, तो बीमारी ठीक होगी क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। तो राजनीतिक पार्टी भी अच्छा हो, सांसद भी अच्छा हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी अच्छा हो, लेकिन ये दवाई गड़बड़ हो तो बीमारी ठीक होगी क्या? इस दवाई को बदलने के लिए आपको रेगुलर वे में संसद चलानी पड़ेगी, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। भारत का जो पूरा चुनाव होता है ना, ये मेरे हाथ में कानून है, आपको दिख रहा होगा, अंग्रेजों का कॉपी पेस्ट किया हुआ है, 1950 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, शायद आपको इस पे ईयर दिख रहा होगा, 1950 दिख रहा है आपको? हाँ, ये हमने बनाया नहीं था, हमने केवल मुहर लगा दिया 1950 का, है अंग्रेजों वाला कॉपी पेस्ट। और इस घटिया कानून का नतीजा है कि गुंडे, बदमाश, माफिया, हत्यारे, बलात्कारी, स्मगलिंग करने वाले, चोर, लुटेरे, डकैत, मिलावटखोरी करने वाले, कालाबाजारी करने वाले, हथियारों की तस्करी करने वाले पार्षद, प्रधान और सांसद, विधायक बन रहे हैं। सवाल फिर वही है, हॉस्पिटल भी अच्छी होनी चाहिए, डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए और दवाई भी अच्छी होनी चाहिए। गुंडे, बदमाश, मवाली टाइप के लोग अच्छी दवाई बना सकते हैं क्या? नहीं। वो तो चाहेंगे कि न्याय बिकता रहे, वो तो चाहेंगे कि कोर्ट में न्याय बिकता रहे, हम खरीदते रहे। अभी मिला बंडल, मिला, देखा नहीं आपने? मिला था ना बंडल, भगवान जाने किसका बंडल था, किसी आतंकवादी का बंडल था, किसी जिहादी का बंडल था, किसी स्मगलर का बंडल था, किसका बंडल था तो भगवान जाने। तो क्या होगा जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा? तो ऐसे विषयों पे चर्चा होगी। अगर पार्षद, अगर होमगार्ड बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, चपरासी बनने के लिए होनी चाहिए, तो सांसद विधायक बनने के लिए कुछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो जरा। अरे भैया, क्योंकि सांसद विधायक का काम वैसे जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो काम लिखा हुआ वो नहीं करते। ये सड़क बनवाना, खड़ंजा बनवाना, बत्ती ठीक कराना, कुत्ते को भूखते हुए चुप कराना, कुत्ते का हॉस्पिटल बनवाना, ये काम नहीं है। ये काम है संविधान के लक्ष्य को प्राप्त करना। और एक बात और याद रखिए, कोई व्यक्ति 10 लाख वोट से जीत जाए तो भी वो सांसद विधायक नहीं कहलाता। 10 लाख वोट से जीत जाए और कलेक्टर उसको सर्टिफिकेट भी दे दे तो भी उसको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला नहीं मिल सकता। वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला तब मिलेगा जब उस सदन में जाके शपथ ले लेगा कि मैं संविधान की शपथ लेता हूं कि संविधान में लिखे हुए प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, शुद्ध अंतःकरण से प्राप्त करूंगा, देश की एकता अखंडता को मजबूत करूंगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाऊंगा। याद रखिएगा, वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला कब मिलता है? जब वो शपथ ली जाती। जीतने से नहीं मिलती, कलेक्टर के सर्टिफिकेट से नहीं मिलता वो सब। और उल्टा काम हो रहा है, संविधान के शपथ लेते हैं देश की एकता अखंडता मजबूत करूंगा और अगले दिन अगड़े पिछड़े का जहर घोल देते। संसद में शपथ लेते हैं आपसी भाईचारा मजबूत करूंगा और बाहर निकलते ही जहर घोल देते। शपथ लेते हैं मैं भारत को, भारत की आत्मा को आगे बढ़ाऊंगा, भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाऊंगा, भारत के संस्कार को आगे बढ़ाऊंगा, भारत की परंपराओं को आगे बढ़ाऊंगा, बाहर निकलते ही जहर घोल देते। एक देश एक चुनाव होगा तो भारत की जो वास्तव में समस्याएं हैं इनके ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा होगी। एक देश एक चुनाव होगा तो गुलामी का नाम हटना चाहिए या गुलामी का नाम चलना चाहिए, इस पे चर्चा होगी। एक देश एक चुनाव होगा तो गुलामी का निशान काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला,
ये चलते रहना चाहिए या गुलामी के नाम निशान खत्म होने चाहिए, इस पे गंभीरता के साथ चर्चा होगी। गुलामी के नाम बरकरार रहे, उसके लिए 1958 में कानून बना है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट। उस कानून के कारण औरंगजेब की मजार को अगर आप तोड़ने जाओगे तो पुलिस आपके खिलाफ मुकदमा कर देगी। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां गुलामी के नाम बरकरार रहे, गुलामी का निशान बरकरार रहे, वहशी दरिंदों की निशानी चलती रहे, इसके लिए बाकायदा संसद में 1958 में कानून बना है, उसका नाम ही एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट है। और औरंगजेब की कब्र पे जो पुलिस वाले सुरक्षा करते हैं, उन पुलिस वालों का वेतन आप इनकम टैक्स के जरिए और जीएसटी के जरिए देते हैं, आपको पता ही नहीं है। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब की मजार, उनका मकबरा, उनकी ऐसी चीजों की सुरक्षा के लिए जो एएसआई पैसा खर्च करती है, जो वहां पुलिस लगती है, उसके ऊपर साल में 4 से 5 हजार करोड़ रुपए खर्च होता है, वो आप ही का पैसा है। ऐसे कानून चलने चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। गुलामी की शिक्षा बदलनी चाहिए कि नहीं? लेकिन उसके लिए संसद चलनी चाहिए कम से कम 55 महीने। गुलामी की कुरीतियां खत्म होनी चाहिए कि नहीं? संसद चलनी चाहिए। गुलामी की कुप्रथाएं खत्म होनी चाहिए कि नहीं? 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये खत्म होनी चाहिए कि नहीं? वो संसद चलानी पड़ेगी। 4 शादी, बाल विवाह, बहु विवाह, चाची से, मामी से, चचेरी बहन से, फुफेरी बहन से, ममेरी बहन से, ये भारत की प्रथा नहीं है कि ये गुलामी की कुप्रथा है, ये खत्म होनी चाहिए कि नहीं? और ये गुलामी की कुप्रथाएं कंटिन्यू चलने के लिए कानून बना हुआ है। 1872 में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बना है, 1936 में पारसी मैरिज एक्ट बना है, 1937 में शरीयत एक्ट बना हुआ है कि गुलामी की कुप्रथाएं चलें, गुलामी की कुरीतियां चलें, तो उनको खत्म करने के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा, नया कानून बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको संसद चलाना पड़ेगा। ये देख लो मेरे हाथ में, घुसपैठियों को, भारत को घुसपैठियों से बचाने के लिए 1946 का फॉरेनर एक्ट चल रहा है। आपको दिख रहा है 1946 फॉरेनर एक्ट। इतना घटिया कानून है कि 5 करोड़ घुसपैठिए तो 2017 में आ चुके थे, अभी 6 करोड़ हो चुके। मेरी पीआईएल चल रही, जब 2017 में मैंने आंकड़ों के साथ राज्यवार बताया था कि 5 करोड़ आ चुके। अब जब तक ये कानून नहीं खत्म होगा, नया कानून नहीं बनेगा, तब तक घुसपैठिए भागेंगे नहीं। तो ये कानून बदलने के लिए आपको संसद चलाना पड़ेगा। भारत की पुलिस 1861 के कानून से चल रही है। मेरे हाथ में पुलिस एक्ट आपको दिख रहा होगा, मैं काले बना के गया था 1861 में, बदला ही नहीं। इसको अगर हर साल चुनाव होता रहेगा तो पूरे मंत्रिमंडल का, पूरी सरकार का ध्यान कहां रहेगा? भाई चुनाव जीतो, सत्ता में बने रहो, ये करना पड़ेगा। लेकिन जब एक बार हो गया, नहीं 55 साल तक कोई टेंशन नहीं, जितनी रैली वैली होनी है सब 55 महीने के बाद होनी, 56वें महीने शुरू होगी, तो 55 महीने तक गंभीर काम होगा। ये सिटीजनशिप एक्ट चाचा जी बना के गए थे 1955 में, आपको दिख रहा होगा। ऐसा घटिया कानून बनाया, आज तक किसी की नागरिकता गई नहीं, सबकी नागरिकता मिल जा रही है। माओवादियों को बांग्लादेशी नागरिकता ले रहे हैं, रोहिंग्या नागरिकता ले रहे हैं, अफगानी नागरिकता ले रहे हैं, किसी की नागरिकता गई क्या? क्यों? क्योंकि कानून, दवाई, जोर से आवाज नहीं, दवाई, हाँ, दवाई बदलने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये कानून है। इसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटी। दिख रहा है आपको? नाम रख दिया अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। 1967 में बना था, इंदिरा जी ने बनाया था। और इस कानून में अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है ये लिखा ही नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, घुसपैठ अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? लव जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं?
लैंड जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं, ड्रग जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं, लेकिन ये कानून लगता ही नहीं है क्योंकि इसमें अनलॉफुल क्या होता है ये लिखा ही नहीं है, सफेद हाथी बना हुआ है। ये मेरे हाथ में 1980 का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, नाम क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको हिंदी में कहते हैं रासुका। तमिलनाडु में यूट्यूबर मनीष कश्यप के ऊपर रासुका लग गया, बेचारा 9 महीने फंसा रह गया। नाम है इसका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन कानून में लिखा ही नहीं है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्या क्या है। ऐसा कानून बनाया क्यों, ऐसी कानून इसलिए बना दिया अगर लिख दूंगा तो उन पे लगना शुरू हो जाएगा, और नहीं लिखूंगा तो जिस पे चाहूंगा उस पे लगा लूंगा। इसलिए स्टालिन ने मनीष कश्यप पे लगा दिया। स्टालिन ने कभी धर्मांतरण कराने वाले जो तमिलनाडु मिशनियां धर्मांतरण करा रही हैं उन पे नहीं लगाया इनसे। ये पावर देता है सत्ता को, जिस पे चाहे लगाए, जिस पे चाहे न लगाए। वन नेशन वन इलेक्शन होगा, ऐसे कानून पे चर्चा होगी, कानून बदलेंगे। ये मेरे हाथ में एनडीपीएस एक्ट है। भारत में जिस तरीके से ड्रग का कारोबार बढ़ रहा है, हमारी अगली जनरेशन के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। बड़े प्लान्ड वे में इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, लॉ कॉलेज में, हर जगह ड्रग फैलाई जा रही है। आप लोग भी अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने भाई का, अपने भतीजे का, अपने जो परिवार के लोग हैं उन पर ध्यान रखिए। हर कॉलेज में गांजा पहुंच रहा है, हर कॉलेज में चरस पहुंच रही है। आपका भोपाल का कोई कॉलेज बचा है तो बताइए जरा, कोई नाम है क्या, कोई बचा है जहां ड्रग नहीं फैल रही है? दिल्ली एनसीआर का कोई कॉलेज नहीं बचा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि वहां मैं व्यक्तिगत रूप से पता करता रहता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन होगा, ऐसे कानूनों पे चर्चा होगी, ऐसे कानूनों पे बदलाव होगा। दुनिया के कई देशों में ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, नागरिकता खत्म की जाती है, आजीवन कारावास, फांसी दिया जाता है। ड्रग जिहाद एक बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। ड्रग जिहाद के कारण हमारे हिंदू लड़के नपुंसक हो रहे हैं, हिंदू लड़कियों में बाजपन बढ़ रहा है, क्योंकि ड्रग में नपुंसकता और बाजपन के कंटेंट मिलाए जा रहे हैं। इसलिए इन कानूनों को बदलना जरूरी है, और वो तभी होगा जब वन नेशन इलेक्शन होगा। इसलिए मैं कहता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन के अनेक फायदे हैं, लेकिन सबसे पहले आवश्यक है कि वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन कोड भी होना चाहिए। एक भारतीय चुनाव संहिता, एक भारतीय विधायिका संहिता आवश्यक है। इसको बदलेंगे तो बदलने से क्या हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अब एक मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं इसके विरोध में। पहला एग्जाम्पल संविधान विरोधी, दूसरा एग्जाम्पल लोकतंत्र विरोधी, तीसरा एग्जाम्पल संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन। अच्छा, ये ज्यादातर बोल कौन रहा है, कौन बोल रहा है, ये जोर से बोलो भाई। ये वन नेशन इलेक्शन का विरोध कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा जो विरोध कर रहे हैं उनका मैं आपको एक डेट वाइज काला कारनामा बताता हूं कि उन्होंने किया क्या है। भारत के संविधान के प्रियम्बल में, पूरे संविधान प्रियम्बल तो छोड़िए, पूरे भारत के संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द था ही नहीं। ध्यान से सुनिए इसको, थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग, मजा नहीं आ रहा होगा, संविधान में ज्यादा मजा नहीं आता। भारत के पूरे संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द था ही नहीं। भारत के संविधान में आज भी WAQF यानी वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। लेकिन वक्फ एक्ट बना कि नहीं बना? बना। सोशलिस्ट शब्द आया कि नहीं आया? सेकुलर आया कि नहीं आया? आया कैसे वो बताता हूं, जो आजकल संविधान की बात कर रहे हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान पे चर्चा हुई। याद रखिए, जो प्रियम्बल है वो संविधान का लक्ष्य है, तो इसलिए सबसे पहले ये प्रियम्बल पे चर्चा हुई और प्रियम्बल पे टारगेट सेट हो गए, प्रियम्बल के गोल, संविधान का गोल तय हो गया, फिर संविधान बनना शुरू किया।
24 जनवरी 1947 को प्रियम्बल अडॉप्ट हो गया। 15/11/1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने कहा कि साहब इस प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर और फेडरल शब्द आना चाहिए। पूरी दिन भर चर्चा हुई, संविधान सभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, बोले ना ये नहीं आएगा। 3/12/1948 को प्रोफेसर केटी साहब ने फिर अमेंडमेंट डाला, बोले काम करो, सोशलिस्ट, सेकुलर, फेडरल तीनों नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, सेकुलर ले लो। थोड़ा कंप्रोमाइज किया, फिर दिन भर चर्चा हुई, संविधान सभा ने कहा ना सेकुलर नहीं आएगा। 6 दिसंबर 1948 को फिर चर्चा हुई, जोरदार विरोध किया गया, फिर से प्रस्ताव गिर गया और 17 अक्टूबर 1949 को फाइनली संविधान का प्रियम्बल अडॉप्ट हो गया। 27 फरवरी 1967 को गोलकनाथ केस का एक फैसला आया, संविधान सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच का। उन्होंने कहा कि सरकार के पास बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का अधिकार नहीं है। तो फिर सवाल आया कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? तो हमारी गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, डेमोक्रेसी लिखा हुआ है, यही बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कह दिया गोलकनाथ केस में कि आप प्रियम्बल को बदल नहीं सकते। 18 मार्च 1971 को इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुई और 5 नवंबर 71 को संविधान का 24वां संशोधन हुआ और गोलकनाथ केस के फैसले को पलट दिया। 5 जजों की बेंच का जो फैसला था गोलकनाथ केस का कि आप संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, उसको पलटने के लिए संविधान में संशोधन करके बोला कि ना हम पलट सकते। 24 जनवरी 1973 को केशवानंद भारती का फैसला आया। याद रखिए 73 में केशवानंद भारती का फैसला 13 जजों की बेंच ने दिया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट में केवल 13 ही जज होते थे। टोटल स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की थी और 13 के 13 जज एक साथ सुनवाई करके केशवानंद भारती में फैसला किए थे कि सरकार बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब प्रियम्बल, और प्रियम्बल में सोशलिस्ट सेकुलर था क्या? नहीं। 12 जून 75 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा जी का चुनाव रद्द कर दिया। इंदिरा जी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। 24 जून 75 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सांसद तो बनी रहो, लेकिन ना आप वेतन लोगी, ना आप भत्ता लोगी, ना आप कोई काम कर पाओगी, ना आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाओगी, ना कोई आप सिग्नेचर करोगी, और आप केवल नाम की सांसद रहो लेकिन काम की प्रधानमंत्री नहीं रहो। लगभग वो सारी कंडीशन डाल दिया जो 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी को जमानत देते समय डाली थी। आपको याद होगा 1 साल पहले केजरीवाल जी को जमानत दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या कहा था? मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाओगे, कोई फाइल पे साइन नहीं करोगे, कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं करोगे, मुख्यमंत्री के सैलरी नहीं लो, कुछ भी नहीं करोगे। तो बेचारे शर्म के मारे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सेम कंडीशन 12 जून को 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा 75 को। आप जरा सोचिए, बेशर्मी देखिए, बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए कि 24 जून को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं जाना, किसी फाइल पे साइन नहीं करना, कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, अगले चुनाव तक प्रधानमंत्री बने रहो बस। और अगले दिन 25 जून को भारत में इमरजेंसी लगा दी गई। और केवल इमरजेंसी नहीं लगाई, उसके बाद 1 अगस्त को संविधान का 38वां संशोधन किया और यह कहा कि जो हमने इमरजेंसी लगाई है इसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता, क्योंकि उस इमरजेंसी के खिलाफ पीआईएल फाइल हो गई थी। तो उस पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करे, उसके लिए एक और संशोधन कर दिया। उसके बाद 10 अगस्त को 29वां संशोधन किया, बोला प्रधानमंत्री के ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता। आप जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कार्यालय नहीं जाना और धड़ाधड़ संविधान में संशोधन हो रहा है। 18 मार्च 76 को लोकसभा का टेन्योर भी पूरा हो गया। लोकसभा कितने साल के लिए होती है? 5 साल। 18 मार्च 76 को लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया
और 2 नवंबर 76 यानी लोकसभा के 5 साल के कार्यकाल पूरा होने के लगभग 8 महीने के बाद संविधान में 42वां संविधान संशोधन करके सोशलिस्ट और सेकुलर जोड़ दिया। लोकसभा थी ही नहीं, देश में आपातकाल लगा हुआ है, 5 साल पूरा हो चुका है, इलेक्शन हो नहीं रहा है, और उस बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया जिसको सुप्रीम कोर्ट बार बार गोलकनाथ केस में, बाकी केसों में कह रहा है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कहा था कि भैया प्रियम्बल में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जो बदलाव होगा वो संविधान के अंदर होगा। और आज उसी पार्टी के नेता जिन्होंने गलत तरीके से सोशलिस्ट जोड़ा, गलत तरीके से सेकुलर जोड़ा, संविधान में मजहब के आधार पे एक भी कानून नहीं बनाना साफ साफ लिखा हुआ है और मजहब के आधार पे कानूनों की पूरी लिस्ट बना दिया, वो कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं होना चाहिए। जानते हैं क्यों? बड़े समझदार लोग हैं। क्योंकि आपको लग रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन से केवल पैसा बचेगा, और उनको लग रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के बाद और क्या क्या होगा। उनको पता है उनकी सारी काली करतूतें संसद में चर्चा होंगी। और वास्तव में कांग्रेस ने आजादी के बाद जो 50 से ज्यादा भारत विरोधी घटिया कानून बनाए हैं, इन पे अगर एक एक सप्ताह एक एक कानून के ऊपर चर्चा हो जाए, कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति, और खास तौर पे यूनिवर्सिटी के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, जो टीचर हैं, जो जज हैं, जो भी समझदार लोग हैं, ये कांग्रेस को जिंदगी में कभी वोट नहीं करेंगे, नफरत करना शुरू कर देंगे। ऐसा ऐसा कानून बनाया। तो इसलिए मैं चाहता हूं 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन से हमारे पास 55 महीने होंगे जहां हम बाकी काम नहीं, केवल और केवल अच्छे चीजों पे चर्चा कर पाएंगे, और अच्छा कानून बनेगा तो देश बदलेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं समाज बदलेगा तो देश बदलेगा। मैं इसका थोड़ा उल्टा सोचता हूं, हो सकता मैं गलत भी हूं। मेरा मानना है कि आप कानून बदलिए तो सोच बदल जाएगी। क्योंकि वही व्यक्ति फ्लाइट में जाता अलग व्यवहार करता है, मेट्रो में चलता अलग व्यवहार करता है, और ट्रेन में चलता अलग व्यवहार करता है। व्यक्ति वही है, केवल नियम अलग अलग है। मेट्रो का अलग नियम है, फ्लाइट का अलग नियम है, नॉर्मल ट्रेन का अलग नियम है। समाज बदल के व्यवस्था बदलने में टाइम लगता है, ऐसा व्यक्तिगत मेरा मानना, मैं गलत भी हो सकता हूं। लेकिन नियम कानून सिस्टम बदल के समाज को बहुत तेजी के साथ बदला जा सकता है। क्या कारण है कि भारत में पत्थरबाजी होती है, भारत में दंगे होते हैं, और जापान सिंगापुर तो छोड़ो, दुबई में दंगा नहीं होता। क्या कारण है कि दुबई में जहां मात्र 10% हिंदू हैं, वो होली मनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, और जहां 50% भारत में हिंदू हो जाते हैं, वो अगर होली मनाते हैं तो वहां पुलिस लगाना पड़ता है। संभल में 10% हिंदू हैं, और दुबई में भी कितने हिंदू हैं? 10%। दुबई में पुलिस नहीं लगाना पड़ा होली के दिन, लेकिन संभल में पुलिस लगाना पड़ा कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। लगाना पड़ा, और बड़ी मात्रा में पुलिस लगाना पड़ा। मैं वो विजुअल देख रहा था जब पुलिस का पूरा पहरा चल रहा था। मैंने सोचा जब 2025 में इतना पुलिस लगाना पड़ रहा है होली मनाने के लिए, तो 2050 में क्या होगा संभल में? सठे साठ्यम समाचरित। भारत और दुबई, भारत और सिंगापुर, भारत और जापान, भारत और चीन में अंतर यह है, हम भगवान श्री राम की पूजा करते हैं और वो लोग राम नीति को लागू करते हैं, और राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। भारत दुबई, भारत सिंगापुर, भारत जापान, भारत रूस, भारत चीन में अंतर यह है, हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और वो कृष्ण नीति लागू करते हैं, सठे साठ्यम समाचरित। दुनिया में जहां राम नीति है भय बिन होय न प्रीत, जहां कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरित, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, विकास है। और नहीं तो अलगाववाद है, कट्टरवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है।
लफ्ज़ जिहाद है, लैंड जिहाद है, धर्मांतरण जिहाद है, घुसपैठ जिहाद है। भारत को सुरक्षित बनाना है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए और अंग्रेजों के और कांग्रेस के 100% कानून खत्म होने चाहिए। आज इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक कानून के ऊपर चर्चा कर सकूं, बस एक सिंगल लाइन कहता हूं, एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, और एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। जैसे दुर्योधन ने लाक्षागृह बनाया था ना, वैसे ही अंग्रेजों ने कानून का लाक्षागृह बनाया। हम उसमें से बच के निकल गए, अलग बात है। और जैसे दुर्योधन ने लाक्षागृह बनाया, ऐसे कांग्रेस ने घटिया कानूनों का लाक्षागृह बनाया। हम उसमें से बच के निकल आए, बस समझो बच गए, बाल बाल भगवान की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा, भगवान राम की कृपा रही। नहीं तो भारत को बर्बाद करने के लिए, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए एक के बाद एक, पहले 1954 में वक्फ एक्ट बना दिया, 1958 में एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट बना दिया, 1971 में नेशनल लॉ एक्ट बना दिया, 1980 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी घोषित कर दिया। माइनॉरिटी कौन है नहीं पता। भारत का संविधान कहता है कि मजहब के आधार पे न कोई नियम होना चाहिए, न मजहब के आधार पर कोई कानून होना चाहिए, न मजहब के आधार पर कोई योजना होनी चाहिए, न मजहब के आधार पर लोन होना चाहिए, न मजहब के आधार पर वजीफा होना चाहिए, न मजहब के आधार पर बोर्ड होना चाहिए, न मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जोर से बोलिए जरा। और बेशर्मी देखिए, संविधान विरोधी मजहबी नियम कानून स्कूल कॉलेज खोलने वाले कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन संविधान विरोधी है। जो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि भारत में 55 महीने सरकारें विकास करें, केवल 5 महीने के अंदर जो भी होना हो जाए, ये हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा थी। और इसीलिए शुरुआत में सारे चुनाव 1 नेशन 1 इलेक्शन शुरू हुए। होना चाहिए, बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, देश को बदलने के लिए, देश को बचाने के लिए, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, घटिया अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने के लिए 1 नेशन इलेक्शन जरूरी है। आप लोगों ने इतनी देर सुना, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भोजन का समय हो चुका है, मुझे पता है, वैसे मुझे किसी ने पर्ची नहीं भेजी, लेकिन मुझे लग रहा है भोजन का समय हो चुका है। तो एक बार आप लोग खड़े हो जाइए। एक मेरा नारा जेएनयू वालों ने चुरा लिया था, उस नारे को हम रिक्लेम कर रहे हैं। वैसे वो कहां गए, वो अपने वो मिहिर जी जो वस्त्र डिजाइन करते हैं, उनको बता दूं कि एक कानून था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। वो कानून बीच में दीवार बन के खड़ा हुआ था। हमने 2020 में उसको चैलेंज किया और 2020 के बाद 18 स्थानों पे सर्वे हुआ। काशी का सर्वे हुआ, मथुरा का हुआ, भद्रकाली का हुआ, भोजशाला का हुआ, अटाला का हुआ। हमने उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शेष आगे वाला कार्य हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी पूरे देश में कर रहे हैं। 18 स्थानों पे जहां सर्वे हुआ वो सारे के सारे मंदिर ही निकल रहे हैं, और आगे भी जहां सर्वे होगा क्या निकलेगा? इसीलिए सबकी घर वापसी कराना जरूरी है, इसीलिए घर वापसी जरूरी है। मैं आगे आगे बोलूंगा, आप पीछे से जोरदार आवाज निकालिए। अभी दिल्ली में नोटों की गड्डियां मिली हैं जज साहब के यहां, उन तक भी आवाज पहुंचे, चीफ जस्टिस तक भी आवाज पहुंचे, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, कम से कम कुछ कानून बदलने पर चर्चा होगी। आपको बोलना है हमें चाहिए आजादी। बहनें भी हाथ उठा के बोले, क्या दिक्कत है, बोल सकती है। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी के झूठे इतिहास से, गुलामी पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, नोटों की गड्डियों से, गुलामी प्रशासनिक व्यवस्था से, गुलामी चुनाव व्यवस्था से, गुलामी की कानून व्यवस्था से, घूसखोरी और कमीशनखोरी से,
जमाखोरी, कालाबाजारी से, नशा तस्करी और मानव तस्करी से, अलगाववाद, मजहबी उन्माद से, लब जिहाद, लैंड जिहाद से, ड्रग्स जिहाद, धर्मांतरण से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, पत्थरबाजी, जनसंख्या विस्फोट से। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।